Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। थायराइड में नोड्यूल्स के कारण। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड में नोड्यूल्स के कारण क्या हैं। मैं एक पल के लिए बोर्ड पे जा रहा हूँ। मैं यह कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि थायराइड की समस्याएं जनसंख्या में सबसे सामान्य चीज़ों में से एक हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि थायराइड की समस्याएं डॉक्टर ब्रोडा बार्न्स हैं, डॉक्टर डेनिस विल्सन, डॉक्टर एक प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, क्या नहीं, दोनों का अनुमान है कि आधे से अधिक पूरी जनसंख्या थायराइड की समस्याओं से पीड़ित हैं। कुछ लोगों को थायराइड की समस्याएं हैं जो प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चली हैं, और हम में से अधिकांश लोग सबक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। मैं भी इसमें शामिल हूं क्योंकि मुझे उपक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। उपक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वो हाइपोथायराइडिज्म है जब डॉक्टर आपको प्रयोगशाला में भेजता है तो आपकी TSH हार्मोन अच्छा आता है, T4 अच्छा आता है और T3 भी अच्छा आता है, और फिर भी आप वजन नहीं घटा सकते। आपको कमजोरी महसूस होती है, आप ठीक से सो नहीं पाते, आप थके हुए हैं, अवसादित लगता है, आपको हाइपोथायराइडिज्म के सभी लक्षण होते हैं। क्या हो रहा है? जो झांत है वह यह है कि ये प्रयोगशाला परीक्षण है ना, जो सामान्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य के रूप में स्वीकार किए जाने वाले रेंज उन्हें सैकड़ों हजारों बीमार लोगों को मापकर बनाया गया, क्योंकि प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने कौन जाता है? वे जो बीमार होते हैं। तो उन्होंने सभी औसत लिए, सभी जो थे, और जब वे कहते हैं कि तुम्हारा थायराइड सामान्य है, तो ये वास्तव में सामान्य नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारा बाल गिर रहा है, तुम कंघी कर रही हो और बाल गिर रहे हैं, हाथ ठंडे हैं, पैर ठंडे हैं, वजन नहीं घटा सकती, ठीक से सो नहीं पाती, थकी हुई उठती हो, क्या नहीं है ये? तो बुनियादी रूप से थायराइड की समस्याओं की एक बड़ी महामारी है, लेकिन ये एक विशाल महामारी है। वास्तव में अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा थायराइड वास्तव में प्रभावित है या नहीं, तो यह आसान है। बस वही करो जो इस किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में कहा गया है। एक अध्याय है जिसका नाम है तापमान। ये सब कुछ कहता है। तुम एक थर्मामीटर लेती हो, ये तुम्हारे शरीर का तापमान मापता है, और तुम जान जाओगी कि तुम्हें थायराइड की समस्याएं हैं या नहीं। अधिकांश लोगों को सामान्य से अधिक ठंड लगती है, लेकिन यह हम एक और एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन खैर, विषय यह है थायराइड में नोड्यूल्स के कारण क्या हैं। शरीर ऐसा है, थायराइड यहाँ है, ये यहाँ है, और अगर हम इसे बड़े आकार में देखें तो थायराइड लगभग एक तितली की तरह दिखता है। ठीक है, ये एक छोटी सी ग्रंथि है, ये लगभग इतनी लंबी है, क्या नहीं? ये ग्रंथि ही है जो नियंत्रण करती है। ये वह है जो हार्मोन T4 का उत्पादन करती है, जो बाद में शरीर इसे हार्मोन T3 में बदलता है, और यह हार्मोन का उत्पादन करती है। यह एक ग्रंथि के जवाब में होता है जिसे पिट्यूटरी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में होती है, और यह एक संदेशवाहक ग्रंथि को भेजती है जिसे TSH कहा जाता है। ठीक है, TSH का मतलब है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। यह वह हार्मोन है जो थायराइड को उत्तेजित करता है। यह थायराइड को एक संकेत देता है और कहता है, हे मुझे और दो। थायराइड की अधिक हार्मोन, और जो हार्मोन थायराइड द्वारा उत्पादित होती है वह T4 है, और यहाँ एक एंजाइम है जिसे डियोडिनेज कहा जाता है जो यहाँ भाग लेता है। डियोडिनेज जो T4 को T3 में बदलता है, क्या नहीं? अब ये तंत्र है। इतनी सारी लोगों के थायराइड में नोड्यूल्स क्यों होते हैं? मैं उन्हें यहाँ लाल रंग में रखूंगा। गांठें 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 गांठें। ठीक है, नोड्यूल ऐसा है जैसे एक पुनः वृद्धि, जैसे एक माइक्रो ट्यूमर जो वहां निकलने लगता है, और वास्तव में ये प्लेट में दिखाई देता है। थायराइड के लिए जो प्रकार की प्लेट बनाई जाती है वह सोनोग्राम होती है। सोनोग्राम एक ध्वनि की प्लेट है, ध्वनि की तरंगों की, जो इस मायने में काफी सुरक्षित है कि यह उस नुकसान को नहीं पहुंचाती जो विकिरण करता है, क्योंकि विकिरण अगर यह हानिकारक है तो यह कैंसर भी पैदा कर सकता है। वास्तव में कोई भी विकिरण ऐसा नहीं है जो कैंसर न पैदा करे, लेकिन थायराइड में नोड्यूल्स हैं आबादी के आधे से अधिक में, यानी थायराइड में नोड्यूल्स होना लगभग सामान्य है। अब थायराइड में उन नोड्यूल्स के कारणों के लिए हमने मेटाबॉलिज्म में जो 3 कारण खोजे हैं वे क्या हैं? पहली बात यह है कि आपको थायराइड में नोड्यूल्स होने की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकांश लोगों में होता है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि 3 कारण क्या हैं। कारण नंबर 1, ठीक है, आपके शरीर में इंसुलिन की अधिकता हो रही है। इंसुलिन की अधिकता क्यों होती है? जब आप बहुत सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो कि ई प्रकार के होते हैं, जो वजन बढ़ाने वाले होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ भी दुश्मन होते हैं। मधुमेह के नियंत्रण से ये ई प्रकार के खाद्य हमें पसंद। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, पास्ता, आटा, चावल, ऐसे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, चीनी, मिठाई, आइसक्रीम, मक्खन, चॉकलेट, फलों के जूस, मिठाई, ये खाद्य पदार्थ अधिक इंसुलिन बनाते हैं। जब आप कई ई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपके पास अधिक इंसुलिन होगा। यहाँ क्या है? आपके सेवन पर प्रतिक्रिया करेगा। ई प्रकार के खाद्य पदार्थों का उच्च सेवन बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए प्रतिक्रिया करेगा।
जब इंसुलिन बहुत अधिक होता है तो इंसुलिन ये एक बहुत शक्तिशाली हार्मोन है और सभी हार्मोन एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर इंसुलिन बहुत अधिक है तो ये उन रिसेप्टर्स पर टकराएगा जो T4 और T3 हार्मोन्स को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए शरीर थायराइड को क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है और यहीं से गांठें दिखाई देने लगती हैं। जब इंसुलिन बहुत अधिक होता है तो नोड्यूल्स निकलने लगते हैं। क्यों? मुझे पता है कि ऐसा ही है। तो मैं जानता हूं क्योंकि नेचुरल स्लिम में 19 साल काम करने के बाद हमने 120,000 से अधिक लोगों के साथ काम किया है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 13 नोड्यूल्स, 8 नोड्यूल्स, 9 नोड्यूल्स के साथ आते हैं। जैसे ही हम उन्हें वजन कम करने के लिए लगाते हैं और शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है व्यक्ति, फिर वह मुझसे कहता है देखिए मेरे पास 13 नोड्यूल्स थे, अब मेरे पास 4 बचे हैं और 4 सभी छोटे हो गए हैं। यानी नोड्यूल्स उसी तरह बनते हैं जैसे कि इंसुलिन की अधिकता से। जब इंसुलिन की अधिकता नहीं होती तो वे नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। मैंने जो भी मामले नेचुरल स्लिम के केंद्रों में देखे हैं जो हमारे विभिन्न देशों में हैं, प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, इन केंद्रों में हमने देखा है कि अवश्य जो लोग अपने वजन को नियंत्रित करते हैं वे ई प्रकार के खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करके और इंसुलिन को कम करके उनके नोड्यूल्स टूट जाते हैं। हमेशा, कभी कभी हाँ और कभी कभी नहीं, हमेशा टूट जाते हैं। इंसुलिन की अधिकता, इसे आहार के साथ कैसे नियंत्रित किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि शरीर जब ये आवश्यकता से कम है, आयोडीन एक बहुत ही दुर्लभ खनिज है। जो लोग मछुआरे होते हैं, जो हमेशा समुद्री भोजन और अन्य चीजें खाते हैं, उन्हें आयोडीन की कमी नहीं होती। जापानी जो हर दिन आयोडीन खाते हैं क्योंकि वे अपने खाने में समुद्री शैवाल का उपयोग करते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन से भरा होता है, उन्हें थायराइड की समस्या नहीं होती और उनके थायराइड में नोड्यूल्स नहीं होते। उनके आंकड़े इस प्रकार हैं, हम में से हर 100 में से एक व्यक्ति को थायराइड की समस्या है। आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हार्मोन जो T4 बनाता है, इसे T4 कहा जाता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं, ठीक है। और इसे T3 कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 और 3 आयोडीन होते हैं। तो मूल रूप से T4 हार्मोन बनाने के लिए जो मेटाबॉलिज्म को चलाता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है क्योंकि हार्मोन जैसे कि T4 में आयोडीन होता है। अगर इसे T4 कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3, 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं और अगर इसे T3 कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3 होते हैं। तो बिना आयोडीन के ये नहीं होगा। अब दूसरी बात जो होती है वह है एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र। अत्यधिक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र भी नोड्यूल्स निकालता है। तनाव, सबसे बड़ा तनाव जो आप अनुभव कर सकते हैं वह है उस तनाव का जो हम कहते हैं खाद्य पदार्थ हमलावर। अगर आप मेरे मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड देखते हैं आक्रामक खाद्य पदार्थों पर, आप देखेंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ हमें उत्तेजित करते हैं। ग्लूकोज बढ़ा, यह ऐसा है जैसे ये एक एलर्जिक प्रतिक्रिया हो। उदाहरण के लिए मेरा शरीर फ्रैंक सुआरेस का शरीर रोटी पर जोरदार प्रतिक्रिया करता है, आटे को, गेहूं को, हर चीज से जो ये तय करता है कि गेहूं साबुत है या नहीं, या अगर ये अरे जैविक, कोई बात नहीं, मेरा शरीर गेहूं को सहन नहीं करता। जब मैं कुछ गेहूं खाता हूं तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। कैसे मुझे पता है कि ये बढ़ जाता है? क्योंकि मैं इसे ग्लूकोमीटर से माप सकता हूं। कुछ लोग चॉकलेट नहीं खा सकते क्योंकि अगर वे चॉकलेट खाते हैं तो उनका ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? जैसे लोग जो डायबिटिक नहीं है वे अपना ग्लूकोज नहीं मापते, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, उदाहरण के लिए मेरे पास मैक्सिकन है जिन्होंने पाया कि उनका आक्रामक खाद्य पदार्थ मक्का था। अब सोचिए, एक मैक्सिकन, कोलंबियन या वेनेजुएलन के लिए ये कितना मुश्किल है कि उनके जारेपा का मक्का या टॉर्टिला का मक्का ये एक आक्रामक खाद्य पदार्थ है। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो अगर थोड़ा सा मक्का खाते हैं तो अगले दिन तक उनका ग्लूकोज नहीं गिरता। तो ये हैं 3 मुख्य कारण जो मैंने देखे हैं। जब आप इन तीनों को संभालते हैं, गांठें गायब हो जाती हैं। इंसुलिन की अधिकता, आयोडीन की कमी, आप आक्रामक खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।